नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र की ई दृष्टि के राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है कि मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसी संकल्पना को मूर्त देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटीज़, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम निल्प की शुरुआत 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। इसमें स्मरणीय तथ्य देखेंगे। उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं। कौन कौन से? आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने तो इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनने का गौरव प्राप्त किया। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। 1990 के दशक के पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद, लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना। क्या दिवस क्या है, इसको कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित हैं। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। घोषणा के लागू रहने के बाद दौरान ही
देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपर्युक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे। यहाँ पर हम लोग स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ध्यातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। को आपातकाल घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और विचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया। मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली और यह निजाम के शासन के अधीन था। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। इसीलिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां पर विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इसके स्मरणीय तथ्य को देख लेंगे कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें है 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र से देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लाद कर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र यानी हब चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से ये वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। यह टर्मिनल पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय, HRIDC, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई है। अब हम लोग देखेंगे कि एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI 171 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गैटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज़ धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। अब इसके स्मरणीय तथ्य को देखेंगे
एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 13:38 IST पर उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गई। बोइंग 787 8 विमान में कुल 242 लोग यानी 230 यात्री और 12 कर्मी दल सवार थे। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हुई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे। एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली तथा 1 कनाडाई नागरिक थे। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि-इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिसे पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया था। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीमलाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के अतिरिक्त है। अब हम लोग देख लेंगे कि भारत की अन्य भीषण हवाई दुर्घटनाएं, हवाई त्रासदियाँ कौन कौन सी हुई हैं। इसके पहले 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर, भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना, जिसमें 2 विमानों की टक्कर में कुल 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1985 एयर इंडिया बम कांड, मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई उड़ान AI 182 एक आतंकवादी बम विस्फोट से अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 329 यात्रियों की जान गई थी। 1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना, मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 समुद्र में गिर गई थी, जिससे 213 लोग मारे गए थे। अगला है 210 मंगलोर विमान दुर्घटना, दुबई से मंगलोर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हुई। फ्लाइट रिकॉर्डर यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह डिवाइस 2 प्रकार की होती है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। यह नारंगी रंग का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह नारंगी रंग का होता है, जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सकता है और यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है। 3400 G तक की टक्कर सह सकता है। अब हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार ने दी जाति जनगणना की अनुमति। जातिगत जनगणना से आशय है देश भर की विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद से जाति आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे।
अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की जनगणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। इसमें स्मरणीय तथ्य हम लोग देख लेते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, यानी संविधान के अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची 69 जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रतिबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से जनगणना की जाएगी। अगला टॉपिक है चिनाब रेल पुल, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना एक रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर नदी तल से। इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। यह भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें स्मरणीय तथ्य हम लोग देख लेते हैं। 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जिसमें यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिससे डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई। चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। यह एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज यानी अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। कुछ विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज: दादुहे रेलवे ब्रिज, चुआनजांग, सिचुआन, चीन, ऊंचाई 380 मीटर, यह आर्च ब्रिज नहीं है। नाजीहे रेलवे ब्रिज, इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। जियांगजीहे रेलवे ब्रिज, ये चीन में है, इसकी ऊंचाई कितना है? 298 मीटर। बेईपानजियांग रेलवे ब्रिज, किंगलोंग, चीन के किंगलोंग में स्थित है, इसकी ऊंचाई 295 मीटर है। अब हम लोग देखेंगे घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित
सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 3x360 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के यूथ उपक्रम द्वारा विकसित की गई है। अब यहाँ पर इसके स्मरणीय तथ्य को हम लोग देख लेते हैं कि 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 1 राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। इसे नेवेली उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है, जिसमें NLC इंडिया की 51% हिस्सेदारी तथा UPRVUNL की 49% भागीदारी है। घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौते किए गए हैं। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष 25% बिजली असम राज्य को आवंटित की गई है। ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत लगभग 21,780.94 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने का अनुमान है। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। देखेंगे, सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। 300 रुपये की इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ, जिसे कोलकाता टकसाल में ढाला गया है। आगे हम लोग देख लेंगे, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौड़ी गांव में हुआ था। शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा, जिसमें इन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण व कुशल शासन किया। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर यानी नर्मदा तट पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थीं। इन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया। इतिहास में उन्हें इस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए।
प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की थी, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया। अब हम लोग देखेंगे ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के बारे में। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भू जल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। अब यहाँ पर हम इसके स्मरणित तथ्य को देखेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट है 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किया। ताप्ती बेसिन गंगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हटकर भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। इसीलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को अधिकारियों द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा गया है। TBMRP कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन की गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश बुरहानपुर एवं खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी। महाराष्ट्र के अकोला, बुल्ढाना, अमरावती आदि जिले होंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 TMC जल का उपयोग होगा, जिसमें मध्य प्रदेश को 11.76 TMC जल मिलेगा तथा महाराष्ट्र को 19.36 TMC जल आवंटित किया गया है। परियोजना में एक निम्न बांध लो डाइवर्जन वियर बनाया जाएगा, जो खरिया, गोटीघाट जिला खंडवा मध्य प्रदेश एवं अमरावती महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। भारत सरकार इसकी लागत का कितना वहन करेगी? 90%। ये आपको याद रखना है। जबकि शेष 10% वित्तीय भार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएंगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है। इसके पूर्व केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना, जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। दूसरा है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच है, जिसे संशोधित कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ जोड़ा गया। इसको किसके साथ जोड़ा गया? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ जोड़ा गया है। ताप्ती मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूरी तक बहती है। नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात के खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर आदि। अब हम लोग देखें पहलगाम से युद्ध विराम तक।
पहलगाम से युद्ध विराम तक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6-7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्मरणित तथ्य देख लेते हैं। स्मरणित तथ्य में पहलगाम घटना क्या है। 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर 2:45 बजे दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी के मैदान में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों ने एक समूह ने छुट्टियां मना रहे पर्यटकों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान की भी पूछताछ की थी। इस हमले में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TFR ने ली, जिसे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का मुखौटा माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकियों की पहचान की। अली भाई उर्फ तलहा पाकिस्तानी नागरिक, आसिफ फौजी पाकिस्तानी नागरिक, आदिल हुसैन ठोकर अनंतनाग निवासी और अहसान पुलवामा निवासी। पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में कई सख्त फैसले लिए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 23 अप्रैल 2025 को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने का औपचारिक निर्णय लिया। साथ ही एकीकृत चेकपोस्ट अटारी वाघा सीमा द्वारा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया। सार्क वीज़ा छूट योजना वीज़ा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा को प्रतिबंधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक में सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी कि वे हमले के दोषियों को दंडित करने हेतु उपयुक्त समय और स्थान चुनकर कार्रवाई करें। थल सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें हुई, जिसमें सीमा पार जवाबी कार्रवाई की योजना को अंतिम रूप दिया गया। इन बैठकों की परिणति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 6-7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? 6-7 मई 2025 की रात में। अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए। इनमें 5 आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में थे, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे। बहावलपुर, मुरीद के, शाकरगढ़, सियालकोट के निकट। ये सभी स्थल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाने थे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना। उधर पाकिस्तान द्वारा प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन और सशस्त्र UAV को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समन्वित सेंसर, मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीकी, सॉफ्ट किल व हार्ड किल शामिल थे, जिससे पाकिस्तानी पक्ष से हुई
कई जवाबी कोशिशों ड्रोन हमलों को विफल बना दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। ढेर किए गए प्रमुख आतंकवादियों में लश्कर ए तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू आक्शा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार था।